के साथ और हम फोड़ रहे हैं एटम को। पिछली क्लास में आपने देख लिया था कि कैसे रदरफोर्ड ने थॉमसन का मॉडल फेल किया और इवेंचुअली बुरे कर्मों की सजा रदरफोर्ड का भी मॉडल हो गया था फेल। अब इसके बाद कौन सा मॉडल आया? तो इसके बाद मॉडल आया नील्स बोर का। आज की क्लास में हमने करना है बोर्स का मॉडल। हेलो हाय सत श्री अकाल, केम छो का सका है, वेलकम टू परिवर्तन। परिवर्तन में आप सभी का स्वागत है। हेडिंग लगाएंगे, नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ और लगा दो क्या? बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट से शुरू करते हैं। पोस्टुलेट्स देखो बोर्स मॉडल के, पूरा बोर्स मॉडल समझ में आ जाएगा यहीं से। तो पहला पोस्टुलेट जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस। यहां बोर साहब जो रदरफोर्ड की बात थी उसी को चिपका देते हैं। रदरफोर्ड का कहना था कि सारा पॉजिटिव और सारा मास एक सेंट्रल कोर पर कॉन्सेंट्रेटेड है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। ये बात बोर साहब ने भी मान ली है कि रदरफोर्ड बिल्कुल ठीक कह रहा था। लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब कौन से ऑर्बिट में चक्कर लगाता है ये सब कुछ बताया नहीं गया था। यहां नील्स बोर कहते हैं कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगा सकता। ये नहीं कि मुंह उठा के किसी भी रेडियस का ऑर्बिट बना दे और उसमें इलेक्ट्रॉन ने चक्कर लगाना शुरू कर दिया। ना 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 ना, ना। कुछ सिलेक्टेड ऑर्बिट्स होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकता है। तो एक एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ यदि किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो ये तभी पॉसिबल है जब उसका एंगुलर मोमेंटम उस ऑर्बिट में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π के बराबर होगा। स्टेटमेंट दोबारा से सुनिएगा। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाने के लिए परमिशन पा पाएगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π के बराबर होगा। मैथमेटिकली देखिए जरा कि जो उसका एंगुलर मोमेंटम है L, जिसका फॉर्मूला होता है mvr, वो बराबर होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π के। ध्यान दीजिएगा यहां पर m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, v क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई, r क्या हुआ? रेडियस हुआ उस ऑर्बिट का, n क्या हुआ? n इंटीजर हुआ जिसमें 1 2 3 ये सब अलाउड होंगे। h क्या हुआ? h हुआ प्लैंक्स कांस्टेंट साहब, जिसकी वैल्यू सबको पता होनी चाहिए 6.6 × 10⁻34 और 2π और पाई की वैल्यू तुम्हें नहीं पता तो जाओ चुल्लू भर पानी में डूब जाओ कहीं। इवेंचुअली ये जो कंडीशन यहां पर बनाई नील्स बोर ने, इसको बोला जाता है बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। ठीक है, तो ये आपकी क्वांटाइजेशन कंडीशन चलेगी दूसरे पोस्टुलेट के तौर पर। तीसरी और खास बात यहां पर नील बोर की है, इंट्रोडक्शन है एक नए टर्म का जिसका नाम है स्टेशनरी ऑर्बिट। एक प्रॉब्लम और थी रदरफोर्ड के मॉडल में कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो एज पर ईएम वेव थ्योरी इसको एनर्जी करनी चाहिए रेडिएट, और उसके कारण उसको क्या करना चाहिए? गोल घूमने के बजाय स्पाइरल पाथ लेके फाइनली न्यूक्लियस से जाके चिपक जाना चाहिए। लेकिन यहां पर ईएम वेव के कॉन्ट्राडिक्टरी एक कहानी बता रहे हैं नील्स बोर कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव करते टाइम ऐसा भी हो सकता है कि एनर्जी को रेडिएट ना करे, एनर्जी को रिलीज ना करे। जिस ऑर्बिट में वो ऐसा करता है वो ऑर्बिट जो होता है वो परमिसिबल होता है यहां से, प्लस उस ऑर्बिट को आप बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट वो ऑर्बिट है जहां इलेक्ट्रॉन घूमते टाइम एनर्जी रिलीज नहीं करता, और वो ऑर्बिट इस कंडीशन को भी फुलफिल करता है। तो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है? इन दिस ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन while revolving does not radiate energy। भाई पता नहीं तुम्हें लिखा हुआ समझ में आ रहा है नहीं, बट जवान जरूर समझ में आ रही होगी कि इस ऑर्बिट में घूमते टाइम इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। आते हैं पोस्टुलेट नंबर 4 पर। ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है कि कोई एक ऑर्बिट फिक्स नहीं है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन चाहे तो किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है, ट्रांजिट कर सकता है। ट्रांजिशन इज पॉसिबल फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर और हायर टू लोअर। ठीक हुई बात? यानी कि एक लोअर ऑर्बिट का मतलब हुआ कि लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है, और हायर ऑर्बिट का मतलब हुआ कि हायर एनर्जी लेवल। भाई जिस ऑर्बिट में वहां एक अलग एनर्जी असाइंड होगी ना उसके साथ, जिस वजह से वो बाउंड होगा, तो लोअर से हायर में और हायर से लोअर में दोनों में उसका ट्रांजिशन पॉसिबल है, बशर्ते लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी लेके जाएगा और हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी दे के जाएगा। और एनर्जी किस फॉर्म में? फोटॉन्स की फॉर्म में। यानी कि यदि एक हायर का एनर्जी लेवल E2 है और लोअर का एनर्जी लेवल E1 है तो E2 - E1 hν के बराबर हो जाएगा। hν फोटोन की एनर्जी होती है। जिन बालकों को ये बात नहीं पता है वो बात ध्यान कर लीजिए। 4 पोस्टुलेट बोर के मॉडल में। नंबर 1 न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट रदरफोर्ड से कॉपी पेस्ट है। क्वांटाइजेशन कंडीशन, भैया यही सिर्फ सर्टेन ऑर्बिट्स ही पॉसिबल हैं, कोई भी ऑर्बिट पॉसिबल नहीं हो सकता मुंह उठा के।
स्टेशनरी ऑर्बिट वो ऑर्बिट हुआ जिसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करता, हेंस वो गोल 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 ही घूमता रहेगा, एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। चौथा कि इसको में क्या है कि इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में, लोअर से हायर में जा सकते हैं। इसको फ्रीक्वेंसी कंडीशन बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको? बोर्स फेमस फ्रीक्वेंसी कंडीशन। भैया हल्के से भारी में जाओ तो लेके जाना और भारी से हल्के में जाओ तो दे के जाना। इन रूल के साथ बोर के मॉडल की पोस्टलेट हुई समाप्त। एक सवाल आप लोगों के दिमाग में होपफुली आ रहा होगा कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई स्टेशनरी ऑर्बिट नाम का ऐसे कोई परिंदा आ गया है इस थ्योरी में और बोल रहे हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन यहां घूमते टाइम जो एनर्जी रेडिएट नहीं करता। तो इस बात पर डी ब्रॉय ने कमेंट किया और डी ब्रॉय ने अपनी जस्टिफिकेशन नील्स बोर की स्टेटमेंट के साथ में मिला दी। देखिए डी ब्रॉय की वेवलेंथ होती है जो आप इससे के बाद वाले वीडियोस में डुअल नेचर में आप देखेंगे, जिसमें आपको पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन के साथ वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड होगा। इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा? वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड होगा। ये कब पॉसिबल है? जब उसकी वेवलेंथ इस फॉर्म की हो, h/mv। ये डी ब्रॉय वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है। मैं वापस बोल रहा हूं, ये आपको दोबारा से पढ़ने को मिलेगा डुअल नेचर में। यहां पर यदि किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और वो स्टेशनरी ऑर्बिट कब बनेगा? जब वहां पर इलेक्ट्रॉन द्वारा ट्रैवल किया गया पूरा डिस्टेंस किसके बराबर हो? डी ब्रॉयज वेवलेंथ के बराबर हो। तो इलेक्ट्रॉन खुद में एक वेव की तरह बिहेव कर रहा होगा, उसके साथ एक वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड होगा, तो फिर उसको एनर्जी रिलीज करने की जरूरत क्या है भाई? कुछ नहीं है। तो जाको मतलब ये हुआ कि 2πr किसके बराबर होना चाहिए? ये डी ब्रॉयज वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए, जो कि किसके बराबर आ जाएगा भाई? 2πr आ जाएगा आपका ये h/mv। या फिर आप, मैं इसको लिख दूं सीधा सीधा, आप इसको गोली मारो, मैं लिख देता हूं सीधा n लैम्डा, है ना, और फिर लैम्डा की जगह मैंने डाल दिया h/mv। तो ये बने मेरा फॉर्म। अभी mv उधर ले जाता हूं तो बनेगा mvr और ये बनेगा nh/2π और भाई साहब mvr क्या है? l ही है। तो देखो ये आपकी बोर्स की क्वांटाइजेशन कंडीशन डी ब्रॉय के हिसाब से भी बिल्कुल सेट बैठती है। यदि ये बात मेरी आज समझ में ना आए तो डुअल नेचर जब पढ़ लोगे तो दोबारा इस वीडियो पर यहीं से इसी टाइम को नोट कर लो, आके दोबारा समझ लेना, बिल्कुल ओके परफेक्ट हो जाएगी। अब मैं यहां पर कुछ मैथमेटिकल टर्म्स को इंट्रोड्यूस कराऊंगा बोर के मॉडल में। उनके डेरिवेशंस है, डेरिवेशन भी पेपर में आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी पेपर में आते हैं और 1 नंबर के क्वेश्चन भी यहां से बनेंगे। 3 चीजें हम लोगों ने सीखनी है वालों को, 3 चीजें ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 आपको निकालना है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। किसी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जो परमिसिबल ऑर्बिट है उसकी रेडियस कितनी हो सकती है? एक आपको निकालना रेडियस। दूसरा आपको निकालनी है स्पीड, कि इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में घूम रहा होगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी। और तीसरा आपको निकालनी है उसकी एनर्जी। अब टोटल एनर्जी निकालते टाइम आपको उसमें काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी होगी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी होगी। दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल आ जाएगी। ये तीनों के तीनों डेरिवेशन करने के लिए 2 ही फॉर्मूले हैं अपने पास। ये सबसे बढ़िया और खास ट्रिक दे रहा हूं मैं आपको यहां इस वीडियो में आज, कि आपको केवल 2 फॉर्मूले याद करने हैं। उन 2 फॉर्मूलों से आपके तीनों डेरिवेशंस हो जाएंगे। देखना जरा काम की चीजें हैं। आप देखो जरा, कोई भी एक एटम के अंदर यदि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और इस ऑर्बिट की रेडियस है r और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है v, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए, जब कोई चीज दुनिया में गोल घूमती है तो उसके पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? मजाक में नहीं, सीरियस बात हो रही है। जब कोई चीज गोल घूमती है तो उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन होता बालक? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है यार? mv²/r। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स के कपड़े कौन पहन के आ गया? सेंट्रीपिटल फोर्स के कपड़े कौन पहन के आ गया? कपड़े पहन के आया इलेक्ट्रिक फोर्स, जो किस किस के बीच में लग रही? प्लस और माइनस के बीच में लग रही। क्या फॉर्मूला? फॉर्मूला K Q1 Q2/r²। ये तो है पहली बात। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स दे रही है, एक बात। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जो बोर्स की क्वांटाइजेशन कंडीशन थी कि भैया mvr किसके बराबर होता है? nh/2π के बराबर होता है। यदि ये 2 फॉर्मूले तुम्हें याद रहेंगे तो तुम ये तीनों डेरिवेशन लगा लोगे बिल्कुल प्यार से, मजे से। आओ एकदम घी लगा के शुरू करते हैं कहानी को। रेडियस, स्पीड और टोटल एनर्जी, 3 चीजें निकालिए। तो देखो ये 2 बातें ना मेरे सामने, यहां से मैं काम शुरू करता हूं। इस वाले फॉर्मूले में आता हूं सबसे पहले। mv²/r किसके बराबर होना चाहिए? K। Q1 की जगह क्या? इलेक्ट्रॉन आ गया। और Q2 की जगह क्या? ये जो भी एटम है वहां न्यूक्लियस पर कितना चार्ज रहेगा? Ze। अरे भाई एक प्रोटॉन पर कितना रहेगा? E। कितने प्रोटॉन है? Z, तो कितना बना? Ze अपॉन में r²। ठीक है भाई, r²। r से एक r मर जाएगा। देखो क्या बना आपके पास?
mv स्क्वायर इज इक्वल टू kz स्क्वायर। ठीक है, आर कहां गए, mv स्क्वायर इज इक्वल टू kz स्क्वायर अपॉन में r। ठीक है भाई। अच्छा अब आ जाओ आप यहां, आ जाओ यहां, इसमें mvr इज इक्वल टू है nh अपॉन 2 पाई। यहां से r का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, nh अपॉन 2 पाई mv। अच्छा यहां से r का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, kz स्क्वायर अपॉन में mv स्क्वायर। बोलो ये दोनों r के फॉर्मूले नक्की हो गए तुम्हारे सामने, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लेना अच्छे से। दिक्कत नहीं है तो फिर जब दोनों का LHS बराबर है तो दोनों का RHS भी बराबर होगा। कहने का मतलब है कि kz स्क्वायर अपॉन में mv स्क्वायर बराबर होगा nh अपॉन 2 पाई mv के। बाबा रे v से v कट जाएंगे, और भी जो कुछ कटता हो काट लो, m से m भी कट जाएंगे। आपको निकालना हैगा v फॉर वेलोसिटी, v फॉर वेलोसिटी उधर ले जाओ, बाकी सब कुछ इधर ले आओ। देखो क्या आ गया, 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन NH। ये किसका फॉर्मूला बन गया, वेलोसिटी का। अरे बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे कह दो हाँ खूब समझ में आई। ये वेलोसिटी हो गई मेरे भाई, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देख लो जल्दी से क्या करा, ये दो फॉर्मूले थे, दोनों फॉर्मूले से r का फॉर्मूला बना दिया और दोनों r को इक्वेट कर दिया। अभी यदि तुम्हें ये वेलोसिटी क्लियर हो गई हो तो रेडियस तो चुटकियों का खेल है साहब। कैसे खेल है, देखो ये जो रेडियस का फॉर्मूला बना हुआ है, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, जो तुम्हें समझ में आ रहा हो उसमें v की वैल्यू डाल दो। जैसे ये फॉर्मूला है r का, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है ये, r इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई mv। यहां पर NH अपॉन 2 पाई mv की जगह ये लिख दिया 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन में NH। NH ऊपर जाएगा, r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 पाई पाई स्क्वायर m k z स्क्वायर। हाय 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 हाय, अरे पापी फिजिक्स कितने बड़े बड़े फॉर्मूले याद कराती है हमसे। कोई बात नहीं, याद तो करना पड़ेगा मेरे बच्चे, नंबर लाने तुम्हें बढ़िया से हैं। देखो r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z स्क्वायर। मेरे भाई फॉर्मूला नंबर 1 वेलोसिटी का, फॉर्मूला नंबर 2 रेडियस का, और रेडियस का फॉर्मूला भूलना नहीं है। मेरे हिसाब से ये सारी बात समझ में आ गई है। इसका स्क्रीनशॉट, फोटो, अखबार में जहां निकलवाना निकलवा लो। जल्दी से इस बात को मैं खत्म करता हूं यहां से। अब आएगी बात टोटल एनर्जी की। किसकी, टोटल एनर्जी की। टोटल एनर्जी के लिए मुझे काइनेटिक पोटेंशियल दोनों पर डिस्कशन चाहिए। काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। देखो कितनी आसानी से निकालूंगा, इधर आ जाओ, इधर ये r से एक r उड़ता है तो ये mv स्क्वायर बचता है। मैं क्या कर दूं, हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहीं पर आप देखो mv स्क्वायर है ये, जिसमें k q1 कितना था, e था, q2 कितना था, ze था, अपॉन में r चल रहा था। मैंने क्या करना है, हाफ से मल्टीप्लाई करना, मैंने क्या करना है, हाफ से मल्टीप्लाई करना दोनों तरफ। तो ये क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन गई, हाफ k z स्क्वायर अपॉन में r। हाय हाय हाय, बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा था, एकदम चुटकुली वोगली वोश। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रेडी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला होता है k q1 q2 अपॉन में r। लेकिन फोर्स जब अट्रैक्टिव होती है तो ये हमेशा माइनस की होती है, ध्यान रखना। यदि फोर्स नेगेटिव, यदि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो फोर्स अट्रैक्टिव होती है। अभी देखो यहां आपने ये डाला माइनस k, q1 की जगह पर ze और q2 की जगह पर e, तो बन गया ये देखो काइनेटिक एनर्जी आ रही हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन r, और पोटेंशियल एनर्जी आ रही माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन r। और टोटल जब निकालनी तो क्या करना, ये दोनों जोड़ देनी। अरे जोड़ दोगे तो देखना जरा यार, ये तो हाफ है और ये माइनस का 1 है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। के जेड स्क्वायर अपॉन r, के जेड स्क्वायर अपॉन r, हाफ माइनस 1 क्या आ जाएगा, हाफ माइनस 1 माइनस का हाफ आ जाएगा। अरे आधे में से एक घटाओगे तो माइनस का आधा आएगा ना, माइनस आधा, और क्या बचा, के जेड स्क्वायर अपॉन r। ये बन गया टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। सारी बातें आ गई, केवल ये दो फॉर्मूले काम आए और कुछ भी काम नहीं आया। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाता हूं यहां से। टोटल एनर्जी का आप जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं बढ़ता हूं आगे, रब कर देता हूं इसको और देखते हैं आगे क्या होगा। बालक एक था रेडियस n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z स्क्वायर, और एक था टोटल एनर्जी
माइनस हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर। अभी ये आर की वैल्यू टोटल एनर्जी में डाल दो, तो टोटल एनर्जी का एक बढ़िया सा अच्छा सा एक्सप्रेशन आएगा। क्या आएगा जरा देख लेते हैं। आएगा भैया माइनस हाफ के जेड स्क्वायर अपन आर की जगह डाला एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ऊपर क्या चला जाएगा ये 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड हो क्या बनेगा। देखो पहले तो माइनस रखो, 2 से 2 को उड़ाओगे तो बचेगा 2, है ना। ध्यान से चलाना, अपनी कॉपी में चला लेना साथ के साथ। पाई स्क्वायर फिर m का m रह जाएगा, k की k से करोगे तो बनेगा k स्क्वायर, z की z से करोगे तो बनेगा z स्क्वायर, और e स्क्वायर की e स्क्वायर से कर दोगे तो बन जाएगा e टू द पावर 4। अपोन में क्या, अपोन में आएगा n स्क्वायर h स्क्वायर। दिस इज द टोटल एनर्जी। मार्क करिएगा जल्दी से, नोट हो गया होगा। अच्छा, अब ये जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है ये है किसी nth ऑर्बिट में मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब वो z एटॉमिक नंबर वाले एटम में घूम रही है। अनफॉर्चुनेटली ये जो बोर्स का मॉडल है, जो बोर्स के रिजल्ट हैं, वो सिर्फ काम करते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, या फिर आई कैन से हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। हाइड्रोजन एटम लास्ट शेल में एक, हाइड्रोजन लाइक में जैसे हीलियम He+ या Li2+, ये सब क्या हो गया हाइड्रोजन लाइक एटम्स हो गए, उनमें ये एप्लीकेबल है। तो यहां अपन जैसे हाइड्रोजन एटम की मैं बात करता हूं तो Z की जगह इसमें मैं 1 डाल देता हूं, और मेरे पास हाइड्रोजन एटम में nth इलेक्ट्रॉन में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये रहेगी टोटल। ठीक हो गई बात। अब आपने ये देखा था कि कोई एक इलेक्ट्रॉन किसी एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर जा सकता है, लोअर टू हायर या हायर टू लोअर। इस दौरान बस उसे क्या करना है, या तो एनर्जी लेनी है या फिर एनर्जी देनी है। तो एनर्जी लेगा तो वो बनेगा एब्जॉर्प्शन, और जब एनर्जी देगा तो बनेगा एमिशन। इस दौरान वो कई सारे तरह की वेवलेंथ की एनर्जी ले सकता है और कई सारी तरह की एनर्जी दे भी सकता है। तो यहां हम लोग एटम के स्पेक्ट्रा की बात करने वाले हैं। स्पेक्ट्रा मतलब क्या, स्पेक्ट्रा इज द प्लूरल वर्ड फॉर स्पेक्ट्रम। देखो जरा समझो बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया इस चैप्टर का, और वीडियो का लास्ट फेज भी है, ये लास्ट टॉपिक चल रहे हैं आपके। यहां से क्वेश्चन भी आएगा पेपर में और ये इंटरेस्टिंग भी है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा किसका, ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा मैंने क्या बोला, प्लूरल ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है यार, जैसे आपने विबग्योर पढ़ा हुआ है, जहां में कहा हो तो बहुत सारी वेवलेंथ होती हैं, तो क्या बनता है एक स्पेक्ट्रम, और जब ऐसे बहुत सारे स्पेक्ट्रम हो जाए तो क्या बनेगा स्पेक्ट्रा। तो जो हाइड्रोजन एटम की बात करी जा रही है, तो बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं जो अलाउड हैं, परमिसिबल है एज पर द बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। उनमें जब ट्रांजिशन होगी तो अलग अलग तरह की वेवलेंथ आ सकती है, तो उसके आधार पर ये स्पेक्ट्रा बना है। अब देखिए जरा, मैंने बोला यहां पर कि भैया ये न्यूक्लियस हुआ और एटम में ये 2 एनर्जी लेवल दिखाए मैंने, इसका नाम दे दिया मैंने N1 और इसका नाम दे दिया मैंने N2। एज यू कैन सी कि एक हायर एनर्जी लेवल हो गया और एक लोअर एनर्जी लेवल हो गया। अब यदि कोई इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो यहां से चक्कर लगाता हुआ अपना इस वाले में भी आ सकता है, या फिर यहां से चक्कर लगाता हुआ वो इस वाले में भी जा सकता है, बशर्ते उसको क्या करना है कि जैसे ये हायर से लोअर पर आया है तो इसको एनर्जी रिलीज करनी है, और जब लोअर से हायर पर जाएगा तो उसको एनर्जी लेके जाना है। तो h न्यू एनर्जी का फॉर्मूला यहां चलता है क्योंकि एनर्जी फोटॉन्स के फॉर्म में आती है। ये सारी चीजें जो मैंने एनर्जी का फॉर्मूला बनाया था उसमें अप्लाई करता हूं और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरफ जाऊंगा। देखना जरा, मैं बोलता हूं कि En2 कितना है और En1 कितना है, एनर्जी गैप निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए E2 - E1 = h न्यू फ्रीक्वेंसी कंडीशन में। सेकंड से फर्स्ट पर आओगे तो इतनी एनर्जी दोगे, सेकंड से फर्स्ट पर आओगे तो एनर्जी दोगे, तुम्हें देनी पड़ेगी एनर्जी, कुछ और नहीं। अब En2 - En1 = क्या होना चाहिए, h न्यू। N2 क्या है, ये सेकंड ऑर्बिट हायर एनर्जी लेवल, N1 क्या है, लोअर एनर्जी लेवल। फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला सिखाए थे अपन। फॉर्मूले में क्या सिखाए थे, अभी अभी तो बनाया था आपने, क्या बनाया था याद कर लो पूरा पूरा, -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e⁴/n² h², और z की जगह पर 1 डाल देना क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, तो इसको मैं खत्म कर देता हूं। ये n की जगह पर मुझे N2 लिख देना है, यहां पर इधर आ जाओ। अब यहां पर भी चलेगा -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e⁴/n
1 का स्क्वायर एच स्क्वायर और फिर z की जगह 1 डल जाएगा, ये तो खत्म हो गई बात, इज इक्वल टू एच न्यू। भैया आज मेरा तुम लोगों से संपर्क कम है, बोर्ड की तरफ ज्यादा है, क्योंकि डेरिवेशन का काम चल रहा है। तुम अपना कॉपी पेन चलाते रहना एकदम भिन्नौट, जय महाकाल बीच में लगाते रहो नारा, और भोलेनाथ तुम्हारे साथ होंगे, सब कुछ बढ़िया होगा। अभी देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस रह जाएगा। मेरे पास जो कॉमन आ सकता है वो मैं निकाल लेता हूं, 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन h स्क्वायर। बचेगा क्या? बचेगा 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। n2 वाला माइनस रहेगा, n1 वाला माइनस माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल टू चल रहा है h न्यू, h न्यू को लिख सकता हूं hc बाय लैम्डा। मेरा काम है लैम्डा निकालने का, वेवलेंथ निकालने का। तो मेरे को क्या करना है, एच सी इधर भेज देना, तो मेरे पास ये बनेगा 1 बाई लैम्डा, और ये आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन h स्क्वायर, और नीचे आ गया क्या, एक h और आ गया तो h क्यूब हो गया, और c आ गया इनटू में 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। ये सब कुछ, ये देखो, ये पाई, ये m, ये k, ये e, ये h, ये c, सब कुछ है कांस्टेंट। इस सब की जगह आ जाएगा एक कांस्टेंट, कांस्टेंट है r, रिडबर्ग्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको बाबा। क्या बोलते हैं? रिडबर्ग्स कांस्टेंट। और ब्रैकेट में बचा क्या, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। वेवलेंथ आ गई किसकी, जो भी लाइट यहां पर निकलेगी। ये 1 बाई लैम्डा वेव नंबर भी बन जाता है। ये क्लास 11th के तुम्हारे पुराने पाप है, इनका प्रायश्चित कक्षा 11th की किताबों से कर लेना। 1 बाई लैम्डा बन गया आपका वेव नंबर। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? आहा, ये r कितना होगा? वैसे तो तुम सब समझदार हो, यहां सबकी वैल्यू डालोगे तो तुम्हारे पास r की वैल्यू भी आ जाएगी, बट तुम लोग हरामखोरों चाह रहे होगे कि मैं r की वैल्यू लिख दूं। चलो लिख देता हूं। तो r की वैल्यू होगी 1.097 into 10 to the power 7 मीटर इनवर्स। या हालांकि ये तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, आपकी सहूलियत के लिए सीबीएसई ने आपके क्वेश्चन पेपर में सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू दी हुई होती है, बाकी क्वेश्चन में भी आपको वैल्यू मिल जाएगी। अभी ये समझने का टाइम आया है कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन किस एनर्जी लेवल से किस किस तक होंगे, कैसे होंगे, और जो अलग अलग तरह के स्पेक्ट्रम आए थे उनके नाम वाम देंगे या क्या करेंगे, कैसे होगा। ये बहुत जरूरी है, जरा अपना स्क्रू जो है थोड़ा टाइट करिए और समझिएगा। ये एनर्जी का फॉर्मूला मैं ऊपर डाल दूंगा बच्चों। मैं बना रहा हूं डायरेक्ट एक एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम मैं इकट्ठा रिस्क लेने जा रहा हूं सारी चीजें एक बार में समझाने का, क्योंकि हम शॉर्ट में निपटाना चाह रहे हैं वीडियो को। देखिए टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपके याद होगा, 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी है nth ऑर्बिट में। यहां सब कुछ कांस्टेंट है, z की वैल्यू 1 है। हाइड्रोजन एटम के लिए यदि मैं ये ev में एनर्जी चाहता हूं, किस में चाहता हूं, ev में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो इसका एक फॉर्मूला बनेगा -13.6 ev अपॉन में n स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, -13.6 ev अपॉन में n स्क्वायर। यानी कि यदि फर्स्ट एनर्जी लेवल की बात करूं, जो मैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी है हाइड्रोजन एटम में, वो -13.6 होगी। फिर उसी तरीके से यदि मैं E2 की बात करता हूं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एनर्जी लेवल, तो वो क्या बनेगा, n की जगह 2 डाल दो तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 3 12 और फिर आपका 4 4 16 -3.4 ev। ये कब आया, ये n की वैल्यू 1 पर आया, ये कब आया, n की वैल्यू 2 पर आया। ऐसे ही आप n की वैल्यू 3 डाल दीजिए, तो 3 पर आप डाल दोगे तो 9 बन जाएगा। 9 बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1.51 ev। ये सब माइनस में चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, माइनस में चल रहा है, माइनस में आती है टोटल एनर्जी। फिर ये n की वैल्यू 3 पर आया, ऐसे ही आप n की वैल्यू 4 डाल देंगे तो फोर्थ पर पहुंचेंगे आप, फोर्थ एनर्जी लेवल यानी थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो 4 चौक 16 और ये आपका बनेगा करीब 0.8। अब मैं शॉर्ट में निपटाता हूं कहानी को। 5 ऐसे n की वैल्यू 5 डाल दोगे तो वो करीब 0.5 के आसपास ही आएगा। फिर आप n की वैल्यू 6 डाल दोगे तो आपका करीब 0.3 के आसपास आएगा, और डिजिट इसमें ऐड करते चले जाना। इसके बिहाफ पर मैं बनाने जा रहा हूं एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसमें मैं सिखाऊंगा कि कितनी कितनी तरह की वेवलेंथ बाहर आ सकती हैं, कैसे कैसे आ सकती हैं। सबसे पहले ये है n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, जिसमें एनर्जी कितनी है -13.6 ev। जा से ऊपर जो अगला एनर्जी लेवल है वो है -3.4 का, तो ये है -3.4। इससे आप ऊपर बढ़ोगे तो फिर है 1.5 का,
-1.5 eV। इससे आप ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा 0.8 का, 0.8। इससे आप ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा 0.5 का, इससे आप ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा 0.3 का, और ये एनर्जी लेवल ऐसे ही कम होते चले जाएगा डिफरेंस इनके बीच का। इवेंचुअली मैं पहुंच जाऊंगा एक ऐसी जगह पर जहां पर एनर्जी है 0, और ये हो जाएगा n की वैल्यू इंफिनिटी। क्या बात समझ में आ रही है? अरे हाँ ना, अरे एनर्जी नहीं छोड़ने का यार, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। क्लियर होती बात? मैं इस साइड को रब करता हूं ना, इस साइड को नोट करिए आप, ये एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने में काम आया बस। अब आप देखिए कि कौन कहां से किधर किधर जा सकता है, कहानी को समझेंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। फॉर्मूला बना हुआ था एक, फॉर्मूला बना हुआ था एक, क्या फॉर्मूला बना हुआ था भाई? फॉर्मूला बना हुआ था कुछ ऐसा, कैसा? 1 by lambda is equal to r into 1 by n1 का स्क्वायर माइनस 1 by n2 का स्क्वायर। यदि कोई फर्स्ट n1 की वैल्यू 1 यानी कि फर्स्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल पर आता है, ग्राउंड स्टेट पर आता है, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे हो जाएगा। और कहां से आ सकता है? तो वो कहीं से भी आ सकता है, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, इंफिनिटी तक से, सब जगह से आ सकता है। तो यानी कि ये जो फर्स्ट पर जब आता है, जितनी भी वेवलेंथ्स आएंगी अलग अलग, उन सब को एक स्पेक्ट्रम का नाम दिया, एक सीरीज का नाम दिया गया, और ये बना नाम लाइमन सीरीज। जी हाँ, देखिए जरा। और ये कौन सा चल रहा है? एमिशन चल रहा है। क्या चल रहा है? एमिशन। हाईयर से लोअर पर आ रहे हैं, तो ये आ सकता है, ये यहां से यहां आ सकता है, ये यहां से 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 आ सकता है, ये भी यहां से आ सकता है। ये सब किसके अंदर आएगा? लाइमन सीरीज के अंदर। एक स्पेक्ट्रम बना। ऐसे ही अब ये सेकंड पर जब आएंगे तो भी काफी सारी वेवलेंथ्स आपकी हो सकती हैं। मैंने यहां पर 2 का स्क्वायर डाल दिया, -1/n2 का स्क्वायर। n2 क्या हो सकता है? सेकंड पर कोई आएगा तो कहां से आएगा? थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, है ना, इन सब से आ सकता है। तो सेकंड पर जब कोई आता है तो ऐसे आएगा, यहां से, यहां से, यहां से, और ये सारा जो है इसको बोलते हैं बामर सीरीज, BALMER, बामर सीरीज। तो ये बन गया आपका बामर सीरीज। ये अब विजिबल होती है, दिखाई देती है आपको बामर सीरीज। चलो बहुत बढ़िया। बामर सीरीज में स्पेशल केस सुनिएगा, यदि थर्ड से सेकंड पर आ रहा हो तो H अल्फा लाइन आती है, और फोर्थ से सेकंड पर आ रहा हो तो H बीटा लाइन आती है। इस पर क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में मिले, इसके चांसेस काफी ब्राइट होते हैं, 99.99999%। H अल्फा लाइन थर्ड से सेकंड पर, और H बीटा लाइन फोर्थ से सेकंड पर। ठीक है साहब, आगे आइए अब जरा। थर्ड पर यदि कोई आता है, थर्ड पर यदि कोई आता है तो थर्ड पर कहां से आएगा? फोर्थ से आएगा, फिफ्थ से आएगा, इससे आएगा, उससे आएगा, थर्ड से आएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा यार? फॉर्मूला बनेगा 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल मजा आ रहा है। इस सारी सीरीज को आप बोलते हैं पैश्चन सीरीज। क्या बोलते हैं? पैश्चन सीरीज। चलो बहुत बढ़िया, कहानी अभी जारी है। इसी तरीके से आप चौथे पर भी आ सकते हो। अरे बाबा रे, चौथे पर जब आएंगे तो इसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। फॉर्मूले में बस यहाँ 3 की जगह 4 डाल देना। अब ऐसे जब पांचवे पर आओगे तो पांचवे पर आते टाइम आपके पास मेरे भाई पांचवा कौन सा? ये यहां से, ये सब यहां से आओगे तो ये बनेगा फंड सीरीज। लेकिन स्पेलिंग में होता है PFUND, P साइलेंट होता है, ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूले बना ही सकता हूं, कितना क्या आलस किया इसका भी। ये बन गया फॉर्मूला किसका? n1 की वैल्यू 4 है तो ये बन गया पैश्चन का, पैश्चन का। और ये देखोगे आप, ये n की वैल्यू 5 है तो ये बन गया किसका? ये बन गया फंड का, स्पेलिंग में PFUND। तो ये हो गया आपका एनर्जी लेवल डायग्राम, जिसमें आपको पता लगा भैया अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग स्पेक्ट्रम हो गया, लाइमन, बामर, पैश्चन, ब्रैकेट, पी फंड। लाइमन जब कोई कहीं से भी आए, कहां है? फर्स्ट पर आए। बामर जब कहीं से भी आए, कहां है? सेकंड पर आए। पैश्चन जब कहीं से भी आए, थर्ड पर आए। ब्रैकेट जब कहीं से भी आए, फोर्थ पर आए। पी फंड जब कहीं से भी आए, फिफ्थ पर आए। और हाइयर से लोअर पर आ रहा है तो क्या करेगा? एनर्जी एमिट करेगा। यानी ये कौन सा स्पेक्ट्रा हुआ? ये हुआ एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी हो सकता है जब लोअर से हाइयर पर जाएगा। लोअर से हाइयर पर जाने में सिर्फ लाइमन ही पॉसिबल है, इसके अलावा कोई से भी पॉसिबल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। एक इसमें छोटा सा टर्म और होता है, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली बाहर निकल जाएगा यहां से।
नॉकआउट हो जाएगा तो उसको बोलते हो आप आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे इधर हाइड्रोजन में ये -13.6 eV है, बाहर से आप प्लस का 13.6 eV दे दोगे तो भाई साहब ये फर्स्ट से ग्राउंड स्टेट से पूरे मेटल से एटम से बाहर निकल जाएगा। उसको आप क्या बोलोगे? उसको बोलोगे आप आयनाइजेशन एनर्जी। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो वेवलेंथ है साहब, ये रमी बख्शी में से कौन सी रेंज में आती है। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, बामर किस में आएगी? आपकी विजिबल में आएगी, विजिबल में, यानी कि ये आपको दिखाई देगी, बाकी इनमें से कोई भी दिखाई आपको देती नहीं है। अब ये जो आ जाएंगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी इंफ्रारेड, और ये लाइनमैन आपकी हो जाएगी यूवी। इसके साथ आपका ये एनर्जी लेवल डायग्राम होता है यहां पर समाप्त। बचे हैं हमारे इसमें सिर्फ करने को न्यूमेरिकल्स। देखो बहुत मेहनत करी है बोर ने, लेकिन बोर की ये मेहनत भी हो जाती है खराब। कुल मिलाकर मेन बात ये है कि बोर का मॉडल भी हो जाता है फेल। फेल होने के कारण क्या? बुरे कर्मों की सजा है। तुम रदरफोर्ड को गलत बताओगे तो तुम्हारे साथ भी गलत होगा ना। अब इसके साथ गलत क्या है? गलत ये है कि भैया ये चक्कर सर्कुलर ही क्यों लग रहा? चक्कर तो एलिप्टिकल भी लग सकता है। जैसे अर्थ या जो भी प्लैनेट है वो कैसे घूमते हैं सन के चारों तरफ? एलिप्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन एलिप्टिकल क्यों नहीं घूम सकता? बात नंबर 1। और बात नंबर 2 बड़ी समस्या है कि भैया ये सब कुछ ना हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए वैलिड है, बाकी सबका क्या मतलब? वो क्या करने आए हैं यहाँ मार्केट में? तो इस वजह से ये बोर्स का मॉडल भी कर जाता है फेल। करंट मॉडल अभी तक कोई फाइनल नहीं है फिजिक्स की दुनिया में, काफी सारे मॉडल्स हैं और सबकी मिक्स स्टडी के साथ हम लोग कहानी चला रहे हैं। फिलहाल आपके लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल है वो बोर्स मॉडल ही है। इसी की ज्यादातर बातें अभी सत्य बनी हुई हैं। यहां मेरा ये चैप्टर होता है खत्म। बात रही ईएलडी के न्यूमेरिकल्स की, तो आप सबको पता है कि संडे हम लोगों का लाइव सेशन होगा जिसमें मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल की ट्रिक, खास बात है ट्रिक, कि एक क्वेश्चन को कैसे आप 5 सेकंड में 6 सेकंड में खत्म कर पाओगे, वो सिखाऊंगा मैं आपको लाइव सेशन में। तो लाइव सेशन आपको ज्वाइन करना है बिल्कुल। और जो लोग इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो भैया लाइव सेशन की वीडियो भी अपलोड होगी, वहां से जाके वो ट्रिक सीख लेना कि कैसे आप ये निकाल पाओगे कौन सी वेवलेंथ बाहर आई, और कैसे आप निकाल पाओगे कौन सी वेवलेंथ से इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट पे पहुंचा। मैं यहां पर बोर्स मॉडल और डे 7 को करता हूं समाप्त। मुलाकात होगी आपसे डे 8 कल, जहां हम लोग बात करेंगे क्वांटम फिजिक्स की। टाटा बाय बाय, जय हिंद।